हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स के बारे में। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसमें माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, और माइटोसिस और मियोसिस की सब स्टेजेस के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होगा जो सेल डिवीजन है वो दो फेजेस में होती है, इंटरफेज और फिर होता है एम फेज। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए आर टू टाइप्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इफ यू टॉक अबाउट द हायर ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इट इज डीएनए, यानी कि डीएनए जो होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल। अगर हम ह्यूमंस की बात भी करें तो उसमें, या जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उनमें डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि रेट्रोवायरस हो गया। ठीक है, रेट्रोवायरस मींस दोज वायरसेस विच कंटेन आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। रेट्रोवायरस में आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस भी है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये एक प्लांट वायरस है। तो रेट्रोवायरस का एक उदाहरण क्या हो गया? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इस वायरस में क्या होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये क्या डिजीज कॉज करता है? इट कॉजेस एड्स। फिर एक वायरस जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ये एक प्लांट वायरस है। और इसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए। ओके, पर जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ज्यादातर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता था, पर आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशंस हुई। ठीक है, आरएनए वो काफी अनस्टेबल कंपाउंड था। ठीक है, आरएनए वाज क्वाइट अनस्टेबल। ठीक है, जिसकी वजह से अब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब आरएनए स्टेबल, आपको पता है अनस्टेबल क्यों था? सबसे पहले तो इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी थी। तो राइबोजाइम एक उदाहरण है जो कि आरएनए है। तो राइबोजाइम एक आरएनए है जिसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। तो आरएनए के पास भी कैटालिटिक एक्टिविटी है, इसकी वजह से ये बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, इसके अलावा आरएनए में राइबोस शुगर होती है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप होता है। उसकी वजह से क्या होता है? ये जो आरएनए होता है वो काफी अनस्टेबल होता है। यहाँ पे 2' OH होता है आरएनए में, जिसकी वजह से आरएनए बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्लियर? और धीरे धीरे क्या हुआ? आरएनए के बाद डीएनए इज नाउ द जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज डीएनए स्ट्रक्चरली बहुत स्टेबल है। ठीक है, और डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड का क्या रोल होता है? ये न्यूक्लिक एसिड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो इंफॉर्मेशन है उसको पास करती है। सो दे पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड दिस इज नोन एज हेरिडिटी।
क्लियर? सो न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द एंटायर ऑर्गेनिज्म and this information is passed on to the next generation. Okay, so nucleic acid are involved in the transfer of the information from one generation to the next generation. Clear? अब बात करते हैं हम पॉलीसेकेराइड्स की. सो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? तो पॉलीसेकेराइड्स अब यहां पे लिखा है आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल इन द फंजाई इन द प्लांट्स एंड फंजाई as well as it is also the part of exoskeleton of the arthropods. ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड्स, पॉली का मतलब many और सेकेराइड मीन्स मेड अप ऑफ many मोनोसेकेराइड्स. तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सेल वॉल में ये पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं. और किस प्रकार का पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है सेल वॉल में? इट इज सेलुलोज. Cellulose is a polysaccharide that is present in the cell wall of the plant. Cellulose एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है. अब जो सेलुलोज होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोस, यानी कि ग्लूकोस मोनोमर्स का बना होता है. ठीक है, और ये जो ग्लूकोस मोनोमर्स है ये आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइंट होते हैं. ऑलराइट, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इससे ये जो ग्लूकोस मॉलिक्यूल है ये आपस में ज्वाइंट होते हैं और ये क्या बनाते हैं? सेलुलोज. अब फंजाई की जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है, अगर हम बात करें फंजाई की, इसकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? काइटिन. ठीक है, काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है जो कि किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एन ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नैग का बना होता है ये. ठीक है, क्लियर? तो इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग units of NAG. NAG क्या होता है आपका? N एसिटाइल ग्लूकोसामीन. ठीक है, अब आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में कौन सा पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है? तो यहां पर मौजूद होते हैं काइटिन. तो काइटिन भी जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी एक्सोस्केलेटन में मौजूद होता है. ठीक है, अब इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स कहां मौजूद होते हैं या इनका क्या एक और रोल होता है? तो दे ऑल्सो एक्ट या दे ऑल्सो आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी. तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो स्टोरेज प्रोडक्ट भी होते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स होते हैं इसमें जो स्टोरेज प्रोडक्ट क्या होता है? या हम बोल सकते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, या तो आप स्टोरेज प्रोडक्ट लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं रिजर्व फूड मटेरियल. ठीक है, ये क्या होता है? स्टार्च. और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में ये जो स्टोरेज प्रोडक्ट या रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन. तो आप देख सकते हैं ये जो पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है, एक तो ये सेल वॉल में मौजूद होता है प्लांट्स, फंगस और आर्थ्रोपोड्स की, और ये एज ए स्टोरेज प्रोडक्ट भी होता है जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन. अब बात करते हैं प्रोटीन्स की. तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के. ठीक है, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, आपको पता है. तो अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं किससे? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से. तो जो CO ग्रुप होता है और जो NH होता है, ठीक है, इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है. तो आपको पता है दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं,
एक अमीनो एसिड में एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक होता है अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो अमीनो एसिड 1 makes a pair with the amino acid 2 and so on, amino acid 3 and so on। ठीक है, अब इन दोनों में दो अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन किससे होती है? पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? NH2, यहाँ पे होता है COOH, यहाँ पे होगा आपका H और ये R होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब ये बॉन्ड बनाता है किससे? COH जो दूसरे अमीनो एसिड का है, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे होगा NH2, फिर ये होगा R और ये होगा H। तो NH और CO के बीच में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पे आप बना सकते हैं, तो CO और NH के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लियर? और इनके प्रोटीन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल ओके इन द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी जो एंजाइम्स होते प्रोटीन्स होते हैं, ये एंजाइम हो सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और कुछ एंजाइम होते हैं वो आरएनए भी हो सकते हैं, जैसे कि राइबोजाइम, पर ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज होती हैं विच फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। ओके, और ये एंटीबॉडीज किसी भी फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये भी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रोटीन की मात्रा अगर आपकी बॉडी में कम होगी तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स ही हैं। इसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो आप देख सकते हैं बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस कैन अराइज। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेल की सरफेस पे मौजूद होते हैं, तो इस रिसेप्टर की मदद से सेल जो है किसी भी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, दीज रिसेप्टर्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अब कुछ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रोटीन होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन क्या है? यह है प्रोटीन हार्मोन। ये होता है हमारा प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, क्लियर? अब इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, और कहां पे? स्पेसिफिकली बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाटिक आइल्स। तो पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, वहां से इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। अब इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द रेगुलेटिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, and insulin acts to lower the blood glucose levels by promoting the uptake of the glucose into the cells। ठीक है, तो ये क्या करता है? ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, क्या करता है? ये उसको कम कर देता है। और उसको कम कैसे करता है? बाय द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल्स। तो अगर सेल्स में ग्लूकोज चले जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली मसल सेल्स और जो फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंसुलिन जो होता है कॉजेज द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज इन दीज सेल्स। ठीक है, और फिर दिस ग्लूकोज कैन बी यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन और इट कैन बी स्टोर्ड फॉर द फर्दर यूज। जो एनर्जी प्रोडक्शन में ये काम आता है, तो ग्लूकोज, ठीक है, जो कि एक प्रकार का
कार्बोहाइड्रेट है। रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है आपको पता है, दिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है। सो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसकी ऑक्सीडेशन होती है एंड देन क्या होता है इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज द बाय प्रोडक्ट और एटीपी विच इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, ये भी प्रोड्यूस होता है। तो आप देख सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। उसके बाद ये एटीपी जो है इट इज यूज्ड अप इन वेरियस वाइटल प्रोसेसेस, ओके, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं अब हम कोलेजन, अब कोलेजन के बारे में बात करते हैं। तो कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। अगर एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो कोलेजन जो है वो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है। और अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें वहां पे सबसे अबंडेंट प्रोटीन क्या है, रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, या रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब ये कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज क्या होता है, तो जो रुबिस्को होता है आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रुबिस्को, तो रुबिस्को जो एंजाइम होता है इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो होती है कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी और दूसरी होती है ऑक्सीजनेज, ठीक है। कार्बोक्सिलेज मींस ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजनेज मींस ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, ठीक है। तो जब रिबुलोज जो है वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है तो जो RuBP कंपाउंड होता है दैट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है तब जो RuBP है वो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कंबाइन करता है। अब रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है, ठीक है। और जब RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, ठीक है, तब ये किस में एंटर करता है, ठीक है, C3 साइकिल बोलते हैं इसको हम, क्लियर है। इसके बारे में भी हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स इज रुबिस्को और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स इट इज कोलेजन। अब बात करते हैं हम एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो हम एंजाइम्स को क्या कहते हैं, एंजाइम्स आर नोन एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ओके। एंजाइम्स क्या होते हैं, दीज आर नोन एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ओके। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम बोलते हैं इसको, यानी कि दे स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्लियर। तो आप ये भी लिख सकते हैं, दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तभी से हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और ज्यादातर एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब राइबोजाइम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो राइबोजाइम्स दे आर न्यूक्लिक एसिड। और राइबोजाइम्स क्या होते हैं, किस प्रकार के न्यूक्लिक एसिड, ये होते हैं RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, राइबोस। और जो DNA में जो शुगर होती है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे RNA में जो शुगर होती है वो एक, पहले तो वो पेंटोस शुगर होती है, यानी कि 5 कार्बन की बनी होती है वो। और
इसमें जो शुगर होती है उसका नाम क्या होता है? राइबोस। ठीक है, अब जो राइबोजाइम है इट हैज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, या इसे हम कैटालिटिक आरएनए भी बोलते हैं हम राइबोजाइम को। और ये क्या करता है? इट कैटेलाइजेस दी स्पेसिफिक रिएक्शंस इन सिमिलर वे टू दैट ऑफ द प्रोटीन एंजाइम्स। तो जैसे कि प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं उसी प्रकार से ये भी एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीनेशियस एंजाइम्स की। ठीक है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। इट शोज स्पेसिफिसिटी टू अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। अब ये जो प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होते हैं दे रिक्वायर, आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं प्रोटीनेशियस एंजाइम्स के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है दे रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर, और थर्ड है दे रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच। अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। तो प्रोटीनेशियस एंजाइम्स दे एग्जिबिट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, मीनिंग दैट दे आर हाईली सिलेक्टिव इन द चॉइस ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है? ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। तो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। ठीक है, अब दिस स्पेसिफिसिटी अराइजेस फ्रॉम द प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज विद इन द एंजाइम एक्टिव साइट। ठीक है, विच फॉर्म्स अ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट फॉर द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो आपको पता है एंजाइम जो होता है उसमें एक साइट होती है नोन एज द एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो जो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ एन एक्टिव साइट। ठीक है, जैसे कि हम ऐसे बना सकते हैं, ये अगर एंजाइम है एक, ठीक है, फिर ये एंजाइम है, ई को हम एंजाइम लिख देते हैं, फिर सबस्ट्रेट ऐसा है, तो यहां पर एक्टिव साइट मौजूद है। अब इस एक्टिव साइट पे ये सबस्ट्रेट ऐड होगा और फिर क्या बनेगा? एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट, और फिर प्रोडक्ट और एंजाइम रिलीज हो जाते हैं। तो ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एक्टिव साइट में कुछ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और इस अमीनो एसिड्स की वजह से एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर अ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहां पे यही लिखा है कि अमीनो एसिड की प्रिसाइज अरेंजमेंट होती है एक्टिव साइट में, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ द अमीनो एसिड द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं हम टेम्परेचर के बारे में। तो हम कह रहे थे कि जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनेशियस एंजाइम्स वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है और ये टेम्परेचर जो होता है वो होता है, आप देख सकते हैं, मेनी एंजाइम एग्जिबिट पीक एफिशिएंसी विद इन द रेंज ऑफ 30 to 45। तो 30 to 45 के बीच में जो एंजाइम्स होते हैं वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं विद इन द ह्यूमन बॉडी मोस्ट एंजाइम ऑपरेट एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और ये मेंटेन्ड रहता है बिकॉज ऑफ द होम्योस्टैसिस। ठीक है, तभी जो ह्यूमंस होते हैं इनको हम बोलते हैं होम्योथर्मल, मींस दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो जो ह्यूमन में एंजाइम है वो 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड एक्ट करते हैं, और जो रेंज होती है टेम्परेचर की वो कितनी होती है? 30 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक। अब बियॉन्ड आप लिख सकते हैं 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड अगर टेम्परेचर होता है
देन एंजाइम लूज देयर एक्टिविटी बिकॉज दे आर डीनेचर्ड। तो प्रोटीन्स क्या, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन्स ही होते हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं ये डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है, इफ यू गो अबव 45, ठीक है, अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं देन दी प्रोटीन्स, या आप कहते हैं एंजाइम, ये डीनेचर हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं। डीनेचर लिख सकते हैं आप, या आपको इसको डिग्रेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर को 50 डिग्री बियॉन्ड 50 डिग्री सेल्सियस कर देंगे देन दी प्रोटीन्स गेट डैमेज्ड कंप्लीटली, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे टेम्परेचर, जहां पे एंजाइम्स काफी हाई टेम्परेचर पे एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टैग पॉलीमरेज जो कि आप पीसीआर में यूज करते हैं। तो ये जो टैग पॉलीमरेज है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एक्ट करता है, ये एक थर्मोफाइल एंजाइम है, थर्मोफिलिक, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम रेंज होती है जहां पे जो एंजाइम्स है ये एफिशिएंटली वर्क करते हैं। अगर आप नीचे जाएंगे, ठीक है, बहुत ही कोल्ड कंडीशन में चले जाएंगे तब भी एंजाइम्स वर्क नहीं करते, और अगर बहुत हाई टेम्परेचर कर देंगे तब भी एंजाइम लूजेस देयर स्ट्रक्चर एंड दे गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर एज वेल एज एट दी वेरी लो टेम्परेचर। अब बात करते हैं पीएच के बारे में। तो पीएच देखते हैं, ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम एक्टिविटी इन हायर ऑर्गेनिज्म टिपिकली फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ 6 to 8। तो पीएच होता है, पीएच जो ऑप्टिमम पीएच का रेंज है वो है 6 to 8 के बीच में, ठीक है, 6 to 8 के बीच में होता है। ऑल्दो देयर आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन में, ह्यूमन के स्टमक में जितने भी एंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। अभी एसिडिक पीएच कौन मेंटेन करता है? HCl। अब देख सकते हैं फॉर इंस्टेंस एंजाइम लाइक पेप्सिन, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करता है। अब इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी एसिडिक पीएच पे होती है जो कि 1.5 से लेके 2 के बीच में होती है, ठीक है। while others such as alkaline phosphatase perform best in an alkaline environment। तो एक हमारा एंजाइम हो गया जो एसिडिक कंडीशंस में एक्ट करता है। तो इस एंजाइम का नाम क्या, इस एंजाइम ये कौन सा होता है? पेप्सिन। सो पेप्सिन एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस पे प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करता है, यानी कि 1.5 से लेके 2 तक। इसके बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एल्कलाइन कंडीशंस में एक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज, अब जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये एल्कलाइन कंडीशंस में एक्ट करता है, तो पीएच कितना 8.5 से लेके 9.5 तक, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शंस है, पर कुछ वैसे ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो 6 to 8 पीएच में ही काम करते हैं। अब प्रोटीनेशियस एंजाइम के बारे में बात कर रहे थे, तो ये डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे बिकॉज दे लूज देयर स्ट्रक्चर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंजाइम्स के बारे में कि दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये कैसे एक्ट करते हैं, ये कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं? हाउ दे स्पीड अप द रिएक्शंस? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने में मदद करती है, ठीक है। So activation energy is the minimum amount of energy required for the chemical reaction. In other words, it's the energy barrier that must be overcome for the reactions to transform into the product. ठीक है, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी को रीच करना होता है, ठीक है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचना होता है, ठीक है। तो एक ही एनर्जी बैरियर की तरह होता है और इस एनर्जी बैरियर को हमें क्रॉस करना होता है, तभी जो रिएक्टेंट्स हैं वो फिर प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दे कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, ठीक है। क्लियर है। अब हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। तो आपको पता है दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स होता है और होते हैं पिरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन्स होते हैं थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो प्यूरिन्स फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए आर, ऑप्शन क्या है हमारे, एडेनिन एंड थायमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, और साइटोसिन एंड थायमिन। तो इसका आंसर क्या होगा, बी कह रहे हैं इसका आंसर, एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन जो होते हैं वो होते हैं आपके एडेनिन और ग्वानिन। डीएनए और आरएनए दोनों में किस प्रकार के प्यूरिन्स मौजूद होते हैं। इसका आंसर बी कह रहे हैं सब स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है आप लोग, एडेनिन और ग्वानिन, इसकी एक्सप्लेनेशन तो सिंपल है। प्यूरिन्स क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स सच एज एडेनिन और ग्वानिन, जो कि डीएनए और आरएनए में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहां पे आपको एक इमेज दी गई है। सो गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड which is present in the living tissue. You have to identify the category shown and one blank component. तो आपको x को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे x क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है आपको ये इमेज क्या है, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है वो x क्या है वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको कोई इमेज दी जाएगी और आपको उस इमेज को आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये एक आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ये एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिविंग टिश्यूज में मौजूद होता है। तो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन दी लिविंग टिश्यूज, और आपको एक्स आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये है क्या मॉलिक्यूल, सबसे पहले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर एक्स कह रहे हैं OH है। एडिनोसिन मॉलिक्यूल, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो यहां पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, यहां पे कैटेगरी है और ये कंपोनेंट है, ये कैटेगरी है और ये कंपोनेंट है। तो ये क्या कह रहा है, ये कैटेगरी किसकी है, कोलेस्ट्रॉल की है, और X जो है वो ग्वानिन, फिर ये अमीनो एसिड है और X है NH, फिर ये न्यूक्लियोटाइड है और X क्या है एडेनिन, और जो ये न्यूक्लियोसाइड है और X क्या है हमारा यूरेसिल। इसमें से क्या है आंसर, क्या ये कोलेस्ट्रॉल है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है, क्या है ये। ठीक है, और X क्या है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड एंड X इज यूरेसिल। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ द पेंटोज शुगर। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, और इसमें एक और कंपोनेंट होता है फॉस्फेट। इन तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड लैक्स द फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम फॉस्फेट ग्रुप निकाल दें तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं होता। ठीक है, क्लियर। इमेज में आपने देखा था कोई भी फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं था, और X क्या हो गया हमारा यूरेसिल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस विद अ पेंटोज शुगर इज नोन एज अ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में बेस मौजूद होता है और शुगर मौजूद होती है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं होता।
अब नाइट्रोजनस बेस कंबाइंस विद द शुगर मॉलिक्यूल एट इट्स फर्स्ट कार्बन इन अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, बाय वन ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम्स। क्लियर? तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोसाइड्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू राइबोन्यूक्लियोसाइड्स और डीऑक्सीराइबोस। मतलब कि पेंटोज शुगर दो प्रकार की होती है, आपको पता है, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस। अगर राइबोस शुगर होगी तो वो हो जाएगा आरएनए, अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी तो वो हो जाएगा डीएनए। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे नीट 2020 में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, और आपको यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है? फिर ऐसा कौन सा कंपाउंड है विच पोजेस दी पेप्टाइड बॉन्ड? तो पेप्टाइड बॉन्ड किसमें मौजूद होते हैं? प्रोटीन्स में, आपको पता है। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई क्या होता है? तो ये मैंने आपको बताया था, फंजाई में सेल वॉल मटेरियल किसका बना होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसको हम बोलते हैं काइटिन, उसका बना होता है। फिर इन चारों में से सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है? ठीक है, इनहिबिट, कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कौन करता है? तो अगर आपने कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन पढ़ा होगा तो इसको आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स किस में होते हैं? तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ए, बी और सी और डी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बिना देखे भी आप, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस देखे बिना ही आपको आंसर आना चाहिए इसका। उसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? डी करेक्ट आंसर क्यों है? बिकॉज मेलोनेट हमारा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, ठीक है, ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है? जो इनहिबिटर होता है इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दी सबस्ट्रेट। ठीक है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है? द इनहिबिटर इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दी सबस्ट्रेट, और वो इनहिबिटर है, फिर वो एंजाइम से बाइंड कर जाता है एंड इट फॉर्म्स दी एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मेलोनेट हो गया इनहिबिटर ऑफ दी कैटालिटिक एक्टिविटी। कोलेजन हमारा एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद होंगे। तो कोलेजन का आंसर क्या, पेप्टाइड बॉन्ड्स का आंसर क्या हो गया? कोलेजन। काइटिन प्रेजेंट होता है किसमें? सेल वॉल ऑफ द फंजाई में, ठीक है, और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में मौजूद होता है। और जो रिसिन है वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। क्लियर? तो आपको अब समझ आ गया होगा। अब आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं इजीली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम्स। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो कोएंजाइम से कैसे डिफर करते हैं? ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन क्या है? दे कैन सर्व एज कोफैक्टर्स इन ए नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। मींस वो कोफैक्टर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी है, दे रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। इनको मेटल आयंस की जरूरत होती है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को मेटल आयंस की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी, दे आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम्स। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी, देयर एसोसिएशन विद एपोजाइम इज ट्रांजिएंट। हाउ आर प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम दी कोएंजाइम्स? तो इसका आंसर क्या होगा? सी कह रहे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू दी एपोएंजाइम। तो आपको पता होना चाहिए प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, होलो एंजाइम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, सी कह रहे हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू दी एपोएंजाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर नॉन पेप्टाइड, मींस दे आर नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स that mostly attach to the proteins and assist them in different ways। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो नॉन पेप्टाइड होते हैं, नॉन प्रोटीन के होते हैं, और वो डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं। तो दे कैन बी इनऑर्गेनिक लाइक मेटल्स, और दे कैन बी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू दी एपोएंजाइम्स, ठीक है,
बट कोएंजाइम एसोसिएटेड विद द एपोएंजाइम लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि काफी ट्रांजिएंटली उसके साथ अटैच्ड होता है। पर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम्स के, और जो कोएंजाइम्स होते हैं वो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए एपोएंजाइम के साथ अटैच्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम। तो आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करनी है। तो होलो एंजाइम क्या होता है, क्या वो एपोएंजाइम और कोएंजाइम को मिला के बनता है? ठीक है, कोएंजाइम, ठीक है, क्या कोएंजाइम एपोएंजाइम और होलो एंजाइम को मिला के बनता है? होलो एंजाइम क्या वो कोएंजाइम और कोफैक्टर को मिला के बनता है? और जो एपोएंजाइम है क्या वो होलो एंजाइम और कोएंजाइम को मिला के बनता है? तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए जो होलो एंजाइम होता है इट इज नोन एज द कंप्लीट एंजाइम, इट इज मेड अप ऑफ एपोएंजाइम एंड अ कोएंजाइम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ABCD में से आपको पता होना चाहिए कि कोएंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। एंजाइम के बारे में पूछ रहे हैं यहां पर। ऑप्शन नंबर ए, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ एपोएंजाइम एंड दी कोएंजाइम। तो आप लोग सही है। होलो एंजाइम is the conjugated enzyme which consists of a protein part which is known as the apoenzyme। तो एपोएंजाइम जो होता है वो होता है हमारा प्रोटीन पार्ट, और जो कोफैक्टर या कोएंजाइम होता है वो हमारा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या होते हैं? कोएंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। ठीक है, तो होलो एंजाइम, ठीक है, एक फुल एंजाइम होता है जिस इज मेड अप ऑफ एपोएंजाइम एंड दी कोफैक्टर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो पहली स्टेटमेंट क्या है? इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी, द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। Option number C, the presence of the competitive inhibitor decreases the Km of the enzyme for the substrate। Km क्या होता है हमारा? Michaelis-Menten constant। Option number D, competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor complex। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। तो आपको पता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? जो इनहिबिटर होता है इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द एंजाइम नोन एज द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द Km ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो Km वैल्यू को वो कम कर देता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अब Km के बारे में बात करें, Km इंक्रीजेस बट दी Vmax यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम रिमेन्स द सेम इन दी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के दौरान आपको याद रखना है Km की वैल्यू इंक्रीज करती है पर जो वेलोसिटी है दैट रिमेन्स दी सेम। तो दिस इज बिकॉज और स्लाइटली इंक्रीजिंग दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर इज रिमूव्ड। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो इनहिबिटर जो होता है, ठीक है, दैट इज रिमूव फ्रॉम दी एंजाइम। ठीक है, क्लियर? तो एज वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मोर ऑफ द सबस्ट्रेट विल बाइंड टू द एंजाइम इंस्टेड ऑफ इनहिबिटर बाइंडिंग टू द एंजाइम। ठीक है, क्लियर? अब द टर्म Km in enzymology refers to the Michaelis constant। अब Km क्या होता है? It is the measure of the affinity between an enzyme and the substrate। इन दिनों में कितनी affinity है enzyme और substrate में, उसको measure करता है Km। Now Km represents the substrate concentration at which the enzyme catalyzes a reaction
एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी को बोलते हैं वी मैक्स। इन अदर वर्ड्स Km is the substrate concentration at which the rate of reaction is half of its maximum velocity। ठीक है, ये आपको ये याद रख लीजिए आप, Km क्या होता है, इट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ द रिएक्शन इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि ऐसी कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहां पे रिएक्शन का रेट जो होगा वो होगा हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ ऑफ वी मैक्स। ठीक है, ऐसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहां पे रिएक्शन का रेट हाफ होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन, ठीक है, आपको इसमें से गैसीय स्टेट पर सिलेक्ट करनी है विच इज नॉट करेक्ट, जो कि सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द एंजाइम एक्शन। तो पहला क्या है, पहला ऑप्शन है सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम एट इट एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पे बाइंड करता है सबस्ट्रेट। ठीक है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां बात दोबारा किसकी हो रही है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो होता है रिवर्सिबल। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो इनहिबिटर है वो बाइंड नहीं करता फिर एंजाइम से, ठीक है, और ज्यादा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एट अ साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट व्हिच बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये क्या कह रहा है, ठीक है, यहां पे जो सबस्ट्रेट और जो एंजाइम है वो एक दूसरी साइड पे बाइंड करते हैं। ठीक है, clear, a non-competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from that which binds the substrate। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, मेलोनेट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन है इनहिबिटर्स ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इनहिबिशंस ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो दस इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, यानी कि हम सक्सिनेट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो यहां लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर इज रिमूव्ड एंड द वी मैक्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो रिवर्सिबल होता है। इफ वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देन व्हाट विल हैपन, ठीक है, इट विल रिमूव द इफेक्ट ऑफ द इनहिबिटर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर। ठीक है, कोएंजाइम्स का सबसे एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन्स। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है विटामिन्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी एंजाइम्स आर विटामिन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे कोएंजाइम निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि NAD, ठीक है, and NADPH, they both contain the enzyme niacin। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। सो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, कौन सी बनती है, तो इज इट परमानेंट बट अनस्टेबल, इज इट ट्रांजिएंट बट अनस्टेबल, इज इट परमानेंट एंड स्टेबल, और इट इज ट्रांजिएंट बट अनस्टेबल बट स्टेबल। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, आपको पता है एंजाइम जब भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये एक ट्रांजिएंट स्टेट होती है।
क्या ये स्टेबल होती है, क्या ये अनस्टेबल होती है, क्या ये परमानेंट होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ये ट्रांजिएंट होती है और अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर है? So the transient state structure formed during an enzymatic reaction is transient and unstable, and it leads to the formation of product, and the enzyme is released and it is again used in the enzymatic reaction. Now अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement about the enzyme is wrong? कौन सी इसमें से स्टेटमेंट गलत है? पहला क्या? एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम pH एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर डीनेचर्ड हाई टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स ऑल्सो, और एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। तो आपको इन दोनों में से चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स ऑल्सो। ठीक है, एंजाइम्स प्रोटीन्स तो होते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जैसे आरएनए, वो भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो दीज आर नोन एज राइबोजाइम्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज आरएनए एंजाइम और कैटालिटिक आरएनए।